जी, तो numpy के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में, क्योंकि देखें numpy क्या है, एक न्यूमेरिकल पाइथन एक लाइब्रेरी है हमारे पास। इसके अंदर सारी चीज़ें हमारे पास न्यूमेरिक हैं, तो न्यूमेरिक चीज़ों के ऊपर अगर हम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फ़ॉर्मूले हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करते थे नंबर्स पे और फिर जाके हमारे पास कहीं पे आंसर आता था। तो numpy ने हमारे लिए क्या किया है कि numpy ने हमारे लिए उन फंक्शंस को बिल्ट इन कर दिया है, मतलब वो जो फ़ॉर्मूले हैं वो हमारे पास बिल्ट इन है। हम जस्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास अरे हैं उसके ऊपर हम कोई ना कोई फंक्शन रन करेंगे एंड फौरन हमें आंसर मिल जाएगा, कि मतलब हमें वो फ़ॉर्मूले या वो लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं किस तरह हम उन मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करेंगे और कैसे जो है उनसे हम आंसर जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेम हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, उनको भी हम इंप्लीमेंट करके जो है वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बेसिक जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, उनको जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं numpy के अंदर। क्योंकि देखिए हमारा जो डेटा होता है, ये जो भी हमारे पास डेटा सेट होता है, उसके अंदर बहुत सी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है और वो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम जो है वो अरे के अंदर लेके आते हैं, देन उनके ऊपर जो है हम numpy के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास चीजें होती हैं वो स्टैटिस्टिक के ही रिलेटेड होती हैं, हमने उनकी जो है वो स्टैटिस्टिकल चीजें जो है वो देखनी होती हैं। ठीक है, स्टैट्स देखने होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस numpy ने हमें दिए हुए हैं, हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक मार्क्स का जो है ना वो मेरे पास अरे है। क्या है? मार्क्स का मेरे पास अरे है, मैंने numpy को इंपोर्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड एक बार numpy जो अरे है मेरे पास, मैं उसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो numpy वाली जो लाइब्रेरी है वो मेरे पास यहाँ पे रन हो चुकी है एंड देन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, सॉरी एक अरे है मेरे पास, किस चीज की? मार्क्स की। एक स्टूडेंट या क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स की मेरे पास एक लिस्ट है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इन मार्क्स, सारे जितने भी मार्क्स हैं इस अरे के अंदर, मुझे उन सब का सम मिल जाए। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने लगाना है np.sum, np.sum और आगे उसकी ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस अरे का नेम लिख देना है। तो वो क्या करेगा, उस अरे के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उन सबको करेगा वो सम एंड देन आपको जो है वो उसका रिजल्ट दे देगा। सेम अगर आपने उस पूरी अरे में से, ये जो हमारे पास ये जो नंबर्स की जो ये मेरे पास जो मार्क्स की अरे है, आपने इनमें से अगर कोई मिनिमम वैल्यू देखनी है, क्या देखनी है? कोई मिनिमम वैल्यू। मैं थोड़ा नीचे करता हूं ताकि ये नंबर हमें नजर आए। ठीक है, अगर आपने कोई मिनिमम वैल्यू देखनी है, आप देखना चाहते हैं कि इन मार्क्स में सबसे मिनिमम वैल्यू के मतलब सबसे कम मार्क्स के स्टूडेंट क्या है, तो आप सिर्फ लिख लें np.min। इसी तरह अगर आपको मैक्सिमम देखना है तो आप np.max लिख लें। देन अगर आपको मीन निकालना है, मीन आपके पास क्या होता है? एवरेज होती है। क्या होता है? मीन होता है आपके पास एवरेज। अगर आपने स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज निकालनी है देन आप लिख लें np.mean। आपको मीडियन निकालना है, आप लिख लें np.median। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, आप लिखें np.std। आपको वेरिएंस निकालना है, आप लिखें np.var। अब ये होता क्या है? मीडियन आप सबको पता है दरमियानी वैल्यू होती है, मीन आपको पता है यहाँ पे ये क्या होता है, ये एवरेज होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं फैलाव को, वैल्यूज के फैलाव को। फर्ज करें ना, ये जो मार्क्स आपके पास हैं, ये जो मार्क्स हैं इनका फैलाव कितना है? फैलाव मीन से इनका फैलाव कितना है? मीन, मीन एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, इसका जो अगर मैं बहुत आसानी अल्फाज में आप लोगों को अगर मैं समझाऊं ना, आसान अल्फाज में, तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यूज एक दूसरे के कितने पास पास हैं। जैसे कि अगर 1 है 2 है तो ये एक दूसरे के बहुत पास है। ठीक है, अगर इनका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो बहुत कम आएगा। अगर वहीं पे अगर कोई एक 1 है, एक वैल्यू है 20 एंड एक वैल्यू है आपके पास 60, देखिए इन वैल्यू के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगी, इनका फैलाव ज्यादा है। अगर वहीं पे मेरे पास कुछ इस तरह वैल्यूज हो 25, 26, 29, 30, 31, तो कभी कहीं पे एक आध वैल्यू का जो है वो गैप हो, कहीं पे दो वैल्यू का गैप हो, लेकिन तकरीबन वो ऑलमोस्ट जो है ना वो नजदीक नजदीक है वैल्यूज। तो जब उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है कम, क्या आता है? अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कम आता है तो इसका मतलब यह है कि इनका वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से ज्यादा नजदीक है, मतलब उनका इतना फैलाव नहीं है। सही है, तो ये होती है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या होता है?
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपके पास वेरिएंस। सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या है, एंड इन सारी चीजों को जो है वो हम एक एक करके देखते हैं। आप एक बार इनको रन कर लें, ठीक है। सम आ गया मेरे पास, मिनिमम वैल्यू 45 है, मैक्सिमम वैल्यू 95 है, एवरेज जो है वो 69 है, मीडियन जो है वो 70 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 16 है। इसका मतलब कि ये थोड़ा बहुत जो है वैल्यूज के दरमियान में फासला है, बिल्कुल है ना फासला। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक वैल्यू 55 है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे 95 है, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत तो फासला है ना। फिर हाँ ये है कि 55 है, फिर कहीं पे 68 है, कहीं पे 45 है, थोड़ा कम भी है, कहीं किसी वैल्यू को किसी वैल्यू के साथ फासला ज्यादा है, किसी का किसी के साथ कम है। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो फैलाव है, वो जो अप्रोक्सीमेटली है वो क्या है, 16 पॉइंट समथिंग। सही है। तो इसी तरह वेरिएंस आपके पास होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 16 का अगर इस वैल्यू को स्क्वायर लिया जाए तो आपके पास ये आ जाता है। सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वही मीन है, मीन के बारे में बता रहे हैं। मीन इज द एवरेज एट ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द काउंट। सारी वैल्यू को ऐड करना है, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उस पर डिवाइड कर दे, वो आपके पास मीन निकल आता है। मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन ऑल वैल्यूज आर सॉर्टेड। मीडियन होता है जब आपके पास एक अरे है ना, अरे तो उसकी सारी वैल्यूज एक तरतीब के साथ सॉर्ट की गई हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किसी सॉर्टेड अरे हो आपके पास, उसकी जो दरमियानी वैल्यू होगी, मतलब कि अगर आपके पास टोटल 10 वैल्यू हैं, ठीक है, तो 10 वैल्यू की दरमियानी वैल्यू कौन कौन सी बनती है, एक आपके पास बनती है 5 और एक आपके पास बनती है 6, ऐसी बात है ना। तो आप 6 और 5 के जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 9 वैल्यूज हैं तो 4 एक साइड पे कर दें, 4 एक साइड पे कर दें, दरमियान में क्या बचेगा, दरमियान में आपके पास 5 बचेगा, तो 5 जो है वो आपकी मीडियन वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब यही जो है ना मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू है जब आपके पास अरे जो है वो सॉर्टेड है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज। ये अफेक्ट नहीं होती, आपके पास बेशक बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज हों या बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास क्या हो वैल्यूज हों, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, होगी वही दरमियान वाली वैल्यू, ठीक है। आप इधर उधर से काउंट करेंगे, जो वैल्यू दरमियान में होगी वही आपकी मीडियन या मीन होगी। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू डेसिमल्स में है, बहुत ज्यादा छोटी है तो हमारे पास मीन मीडियन कैसे आएगा, तो मीडियन निकल आता है। देखो मैथ है ना, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आखिरकार वैल्यूज निकल ही आती है, चाहे वो 0.00000 कितनी भी छोटी क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी वो वैल्यू क्यों ना हो, मीडियन निकल ही आएगा। सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन टेल अस हाउ फार वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन, मीन से कितनी दूरी पे हैं वैल्यूज, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज जो है वो मीन से कितना आगे पीछे, तो ये सारी चीजें जो है वो है। और यहाँ पे वो कहता है कि a small standard deviation mean values are close together। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई है आपके पास, जो आउटपुट आई है, अगर वो कम है इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज नजदीक नजदीक है, अगर वो ज्यादा तो इसका मतलब क्या है वैल्यूज दूर दूर है। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास दो डेटा है ना, मैं आपको इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के चेक कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको पेस्ट करता हूँ और अगर आप देखें तो मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर वैल्यूज बहुत नजदीक नजदीक है। देखें 48, 50, 51, 49, 52 बहुत नजदीक नजदीक वैल्यूज है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है। सही है। अगर वहीं पे आप दूसरी अरे की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो 10 है, फिर 90 है, फिर 5 है, फिर 95 है, फिर 50 है, थोड़ा सा गैप ज्यादा है इनके अंदर, फैलाव ज्यादा है इस वैल्यू का। तो अब आप देखें जब मैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, मैं लिखूंगा np.std data 1 एंड np.std data 2 एंड जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें मेरे पास एक की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आई है 1.4 एंड दूसरे की मेरे पास क्या है 38.0। इसका मतलब क्या है कि जिसकी आई है ना 1.4, इसका जो फैलाव है वैल्यू का वो कम है, एंड जो मेरे पास ये है ना क्या कहते हैं डेटा 2, एंड जो इसका फैलाव है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो मेजर कर सकते हैं। वैसे इसके अपने स्टैटिस्टिक के फार्मूले हैं, आप जाएं आप जाके देखें स्टैटिस्टिक के फार्मूले, सीधा चले जाएं जेमिनी पे चले जाएं, चैट जीपीटी पे चले जाएं, किसी भी एआई टूल के पास चले जाएं, उसको बोलेंगे मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, मुझे जरा स्टैटिस्टिक का फार्मूला दे। आप इसके फार्मूले को भी देख सकते हैं एंड एक बार खुद जो है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से तंग हैं तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सही है। वेरिएंस का मैंने आपको बताया, वेरिएंस क्या है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट अगर आपने जो है ना क्या कहते हैं, आपके पास मिनिमम वैल्यू का आप इंडेक्स देखना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू का क्या देखना चाहते हैं इंडेक्स। आपके पास एक अरे है, आप जो है ना ये जानना चाहते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है ना उस अरे के अंदर उसकी पोजीशन कौन सी, उसकी जगह कौन सी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर मतलब आपको चाहिए हो
फिर आपने उस वैल्यू को कहीं पे यूज करना हो तो आप खुद से काउंट तो नहीं करना पड़ रहेंगे ना कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप इस तरह तो नहीं करेंगे। आप लाजिम बात है यही करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से जल्दी से उसमें मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स मिल जाए, आप जो है ना उसको क्या करें, यूज करें अपने प्रोग्राम में कहीं पे अगर आपने यूज करना है। अब देखें, लाजमी नहीं है कि अरेज छोटी हो, अरेज बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, उसके अंदर अगर 100, 100, 200 इस तरह जो है वो क्या हो वैल्यूज हो, तो देन फिर इंडेक्स काउंट करना या फिर उस छोटी वैल्यू का इंडेक्स ढूंढना फिर मुश्किल हो सकता है। सही है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि NumPy ने हमें पहले से ये तरीका बता के रखा है कि अगर आपको स्मॉल वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तब भी आप मुझे बोलें, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तब भी आप मुझे बोलें। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है argmin, argmax, आर्गुमेंट मिनिमम, आर्गुमेंट मैक्सिमम, ठीक है, argmin एंड argmax, ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट को हम वैसे आर्ग बोलते हैं, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता कि ये आर्ग उन्होंने क्यों लगाया, होगा यही शायद आर्गुमेंट हो, ठीक है। चलें जो भी है, आपने इसको argmin एंड argmax के नाम से याद रखना है। एंड देन हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब ये मेरे पास एक अरे है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ पे एक लाइन करता हूँ ताकि ये वैल्यूज मुझे नजर आए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक अरे है एंड मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है एंड जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम है वो है 45 एंड सबसे मैक्सिमम क्या है वो है 95। इसका इंडेक्स होगा 4, क्यों, क्योंकि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ये 6 एंड ये 7, ये 8 एंड 8 इंडेक्स होगा 95 का एंड 5 इंडेक्स होगा, सॉरी 4 इंडेक्स होगा किसका, 45 का। तो वैसे हमें तो पता है, लेकिन अरे बड़ी भी हो सकती है। तो देन यहाँ पे जब हमें पता ना हो कि मिनिमम वैल्यू है कौन सी एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है एंड उसके बाद अगर वैल्यू ज्यादा हो तो तब हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम जो है किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे np डॉट argmin का एंड np डॉट argmax का मिनिमम इंडेक्स ढूंढने मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स ढूंढने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया है इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू 4 है, इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरे पास 8 है। और यही मैंने आप लोगों को यहाँ पे देख के बता दिया था, इतना मुश्किल नहीं है, इसी वजह से बता दिया, मुश्किल होता तो क्या पता, मैं मुझे भी ना पता चलता। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसने वही चीज लिखी है, सॉर्टिंग अरे, अरे को सॉर्ट करने का तरीका, सिंपल अरे डॉट सॉर्ट। ये आपके पास फंक्शन है, np डॉट सॉर्ट लिख के उसके अंदर अरे का नाम लिख दें, देन आपके पास अरे क्या हो जाएगी, आपके पास सॉर्ट हो जाएगी। ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है। अब इसको अगर आपने सॉर्ट करना चाहते हैं, देखिए अभी इसकी वैल्यूज आगे पीछे है, तो आप सॉर्ट करना चाहते हैं, आप लिखे np डॉट सॉर्ट, np डॉट सॉर्ट लिखें और उसके अंदर क्या लिखें, अरे लिखें, np डॉट सॉर्ट लिखें एंड उसके अंदर क्या लिखें, आप अरे का नाम लिख दें, वो उस अरे को सॉर्ट कर देगा एंड आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये बात आपको याद रहे कि ये उसकी कॉपी होगी, ओरिजिनल अरे को सॉर्ट नहीं करेगा, ओरिजिनल अरे वैसे का वैसे रहेगा, उसकी एक कॉपी बना के आपको दे देते हैं, आप उसकी कॉपी, सॉर्टेड कॉपी आप कहीं पे किसी और वेरिएबल के अंदर भी सॉर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे देखें मैंने सॉर्ट पहले किया, सॉर्ट पहले करके प्रिंट कर दिया, जब मैंने प्रिंट कर दिया तो मेरे पास ये सॉर्टेड अरे आ गई एंड जब मैंने दोबारा ओरिजिनल को प्रिंट किया तो वो मेरे पास वैसी की वैसी। तो आप इस सॉर्टेड अरे को भी कहीं पे स्टोर कर सकते हैं किसी अलग वेरिएबल में, किसी अलग जगह पे, ताकि आप अगर सॉर्टेड अरे के साथ चलना चाहते हैं आगे तो वो कर लें, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप np डॉट सॉर्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, वो आपको अलग कॉपी बना के देगा। सही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके है, सिर्फ एक ट्रिक है जो कि आपको लिखनी होती है एंड देन उससे आपकी जो क्या होती है ये सॉर्टिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाती है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो और कुछ भी नहीं लिखना होता, आपने वही लिखना है np डॉट सॉर्ट लिख के आप उसके अंदर आपने अरे का नाम देना है एंड फिर आपने जो है इंडेक्स वाली ब्रैकेट लगा के ना दो आपने कॉलन लगाने हैं, फिर आपने -1 लिख देना है, देन आपके पास जो अरे है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। ये इस अच्छा ये होता क्या है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। ये जो ये कॉलन है ना, इससे पहले क्या लिखा होता है, इससे पहले होता है स्टार्टिंग, इसके आखिर में दरमियान में क्या आ जाता है, एंडिंग, और फिर क्या होता है -1। -1 क्या कहता है कि स्टार्ट से लेके एंड तक क्या कर दो, स्टार्ट से लेके एंड तक -1 कर दो। -1 का मतलब होता है कि सबको उलट कर दो, सही है। तो ये बेसिकली इसका मकसद है। यहाँ पे ये जो जगह छोड़ी गई है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा, पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये जो चीज लिखी है ना, ये वाली चीज, ठीक है।
यहां पे होता है स्टार्टिंग, यहां पे होता है स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट वाली आपने पोजीशन लगाने होते हैं, यहाँ पे स्टॉप एंड -1। जब हम कोई भी वैल्यू नहीं लगाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक जाना है। ये तो आपको पता है, हमने उसमें इंडेक्सिंग वाले में किया है कि अगर हम शुरू में कोई वैल्यू लगाते और आखिर में नहीं लगाते तो वो आखिर तक उठा लेते हैं, और अगर हम शुरू में कुछ नहीं लगाते और स्टॉप वाली वैल्यू पे कोई वैल्यू लगा देते तो वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें पता है, जब हम दोनों नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। और अगर हम साथ में एक कॉलन और लगा के -1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसको उलट कर देना है, बस, ठीक है। एंड देन मैं अगर इसको रन करता हूं तो आप यहाँ पे देखें, अब आपके पास ये क्या हो गई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सही है। एंड हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑन 2D अरे। 2D अरे के अंदर आप स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो है वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसका एक चीज है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं 2 डायमेंशनल अरे पे, तो आपने याद रखना है कि कॉलम्स अलग होते हैं, रोज अलग होती हैं। या तो आप कॉलम पे स्टैटिस्टिकल फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे या तो आप रोज पे करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप एक्सिस 0 लिखेंगे तो वो होगा कॉलम्स के लिए, अगर आप एक्सिस 1 लिखेंगे तो वो होगा रोज के लिए। अगर आपको कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, मतलब कि आप देखना चाहते हैं कि जो पहली रो है उनका सम कितना है, ठीक है, जो पहली रो है उनका सम कितना है, तो आपको उसके साथ फिर एक्सिस 1 लगाना होगा। कैसे लगाते हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे इसने मीन की एग्जांपल लिए तो हम मीन का एग्जांपल कर लेते हैं। सम वाला सही रहेगा, सम, मैं इस मीन को सम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप नोट्स में मीन है, मैं यहाँ पे सम लिख देता हूं, सम। अब यहाँ पे कॉलम सम, सारे कॉलम का सम आएगा, ठीक है। यहाँ पे रो सम, कॉलम सम, रो सम्स नहीं, कॉलम्स सम, रोज सम, ठीक है, सम्स नहीं, सही है। अब यहाँ पे मैंने लिखे, मुझे एनपी किधर गया, मैं यहाँ पे उसको कह रहा हूं कि मुझे सम चाहिए, किस चीज का, कॉलम्स का। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अरे का नाम क्या है, अरे का नेम है मेरे पास स्कोर्स, तो मैंने यहाँ पे स्कोर्स लिख दिया। अब मैं किसका सम चाह रहा हूँ, कॉलम्स का, तो मैंने लिखा x से 0, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। मैंने कॉमा लगाया, मैंने लिखा x से 0, तो मुझे यहाँ पे सारे कॉलम्स का सम मिल जाएगा, सारे कॉलम्स का सम मिल जाएगा। मैं रन करता हूं ना, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है 85, 92 एंड 70 को जब आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 247, 90, 88, 75 को जब सम करेंगे तो आएगा 253 एंड 78, 95 एंड 80 को सम करेंगे तो आएगा 253, सही है। एंड यहीं पे अगर हम बात करते हैं रोज की, तो आपने लगाना होगा एक्सेस 1। आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जो है या स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपने कौन से रोज या कौन से कॉलम या किस जगह पे आपने रोज पे इंप्लीमेंट करना है या कॉलम्स इंप्लीमेंट करना है। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपने एक्सेस 0 लगाना है अगर आप कॉलम्स पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपने एक्सेस 1 लगाना है अगर आप रोज पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सही है। तो जस्ट मैं अगर रन करता हूं तो अब ये मेरे पास जो है वो सम आ रहा है रोज का। अब रोज का सम देखें वो चेंज है, एंड कॉलम्स का सम देखें वो चेंज है। इसी तरह आप मीन निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे मीन लिखता हूं, अच्छा इधर नहीं लिखता, बस छोड़ो, काफी आपको समझ आ गया, ठीक है। चल लिख लेते हैं नीचे, आप कोई भी चीज यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कॉलम मीन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मीन, एंड यहाँ पे भी मीन, सही है। रन कर लेता हूं तो यहाँ पे सारे कॉलम्स का मीन आ रहा है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास सारे रोज का जो है वो क्या आ रहा है, मीन आ रहा है मेरे पास, सही है। तो इस तरह जो है आप इस तरह मीन निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं कि कॉलम्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी फंक्शन है वो सारे आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन रोज पे एक्सिस 1 एंड कॉलम्स पे एक्सिस 0, याद रहेगा आपको, उम्मीद है याद रहेगा आपको ये। नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युलेटिव फंक्शन। कम्युलेटिव फंक्शन क्या करता है, कम्युलेटिव फंक्शन क्या करता है, ऐसे करता है, हाथ जोड़ता है कि नहीं करना सम, ठीक है। कम्युलेटिव फंक्शन क्या होता है देखते हैं, बेसिकली वो क्या है। हम यहाँ पे जाते हैं एंड नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये आपके पास एक अरे है ना, कम्युलेटिव सम कहते हैं कि जैसे जैसे चलता जाए पिछली वाली वैल्यू अगली वैल्यू में ऐड होती जाए,
ठीक है। अब पहली वैल्यू 1 है तो पहली वैल्यू मेरे पास आएगी 1, ठीक है। लेकिन दूसरी वैल्यू 2 है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू आएगी 3। एंड नेक्स्ट जब ये अगली वैल्यू पे जाएगा तो फिर क्या होगा, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 1, 3 एंड 6। इसी तरह हर वैल्यू के साथ ये प्लस होता जाएगा और मेरे पास स्टोर होता जाएगा और उसकी एक अलग अरे बनती जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, आप देखें पहले 1 था, 1 के साथ तो पहली वैल्यू है, कोई चीज ऐड नहीं हुई तो 1 आ गया, 1 के साथ 0 ऐड हुआ, ठीक है। फिर 2 है तो 2 के साथ 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया, मेरे पास 3 हो गया। फिर 3 है तो 1 + 2 + 3 मेरे पास कितना हो गया, 6 हो गया। फिर मेरे पास 4 है तो 1 + 2 + 3 6 एंड 6 + 4 कितना हो गया, 10 एंड इसी तरह मेरे पास 15 है। अगर आगे होता तो चलता जाता। ये होता है आपके पास कम्युलेटिव सम, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह से चीज निकालनी हो तो आप जो है कम सम का फंक्शन निकाल सकते हैं। क्या, कौन से फंक्शन को यूज करेंगे, कम सम का, ठीक है। ये फंक्शन आप अपने साथ नोट ना किया करें, अगर करना चाहते हैं तो कर लिया करें, याद हो जाएंगे आपको लेक्चर्स देख देख के। एंड ये नोट्स भी तो आपको अवेलेबल होते हैं ना वेबसाइट पे, आप वहां पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर लिया करें। कम्युलेटिव प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहली वैल्यू पे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह फिर दूसरी पे पहली और दूसरी और तीसरी एक साथ मल्टीप्लाई होंगी, फिर इस तरह आप कम प्रोडक्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको सबकी मल्टीप्लिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। कम प्रोडक्ट, PROD, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू पहली एंड 1 × 2 कितना हो जाता है, 1 × 2 2 होता है तो मेरे पास 2 आ गया। एंड 1 × 2 × 3 तो कितना हो जाता है, 1 × 2 2, 2 × 3 6, ठीक है। इसी तरह 4 के साथ 1 × 2 2 आ गया, 2 × 3 कितना आ गया आपके पास 6 एंड 6 × 4 24। इसी तरह फिर नेक्स्ट 125 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडिंग फंक्शन, चीजों को राउंड कर देना, राउंड ऑफ करना, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, एक है फ्लोर, एक है सील एंड एक है आपके पास राउंड फंक्शन। फ्लोर भी पड़ा है, सील भी पड़ा है एंड राउंड फंक्शन को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक अरे है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज है। अगर आप देखें तो जो पहले मैं फ्लोर एंड सील को हटाता हूँ ना, इनको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या है, एक अरे है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं और वैल्यूज को अगर आप देखो तो हर वैल्यूज के जो है वो डेसिमल पॉइंट्स है और डेसिमल पॉइंट्स के बाद 3 वैल्यूज है, ठीक है। मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जितनी भी मेरे पास अरे है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद जहां पे 3 वैल्यूज आ रही हैं वहां पे वो राउंड ऑफ होके 2 बन जाए। तो मैंने सिर्फ लिखा ये अरे, मैंने लिखा np.round, राउंड लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने उस अरे का नाम लिखा जिसके अंदर वैल्यूज हैं। फिर मैंने उसको बता दिया कि मुझे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा 2। तो अब ये यहाँ पे जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होंगी उनको 2 के हिसाब से राउंड ऑफ कर देगा। यहाँ पे देखिए 1.23, 2.57, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखें ये 57 कैसे हो गया, वैसे यहाँ पे तो 2.56 था ना, तो ये 7 है, 7 5 से बड़ा है तो एक वाली वैल्यू जो है वो इसके पास आ जाती है 6 के पास, तो यहाँ पे 2.57 बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ी हुई है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस। बस यहाँ पे ये है कि ये सारी चीजें हमें नाम पे खुद करके दे रहा है, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये इसके बिल्ट इन फंक्शंस है। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर होता है जमीन। क्या होता है, जमीन। तो ये जो है ना, ये वाली चीज, ये आप जितनी भी वैल्यूज देख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद अगर 1 है ना, 1.2 भी लिखा हुआ है ना, तो उसका फ्लोर क्या होगा, उसका फ्लोर होगा 1, ठीक है। मतलब कि पॉइंट से बिल्कुल 0 की तरफ आ जाना है, पॉइंट से 0 की तरफ आना है, उस वैल्यू की तरफ आना है जो कि पॉइंट से पहले इंटीजर वैल्यू की तरफ आ जाना है। तो अगर लिखा हुआ है 1.9 भी लिखा हुआ है ना, उसका फ्लोर है 1। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पीछे की तरफ है 8, 1.8, 1.7, 1.5, 6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 एंड 1 उसका फ्लोर होगा। आप जमीन से जितना भी ऊपर चले जाएं, फ्लोर आपका क्या है, वो वाली जमीन ही है ना आपका, सही है, जिसपे आप खड़े होते हैं। आप जितने भी लंबे हो जाएं, जहां पे आपके पांव लग रहे हैं वही आपका क्या है, वो आपका फ्लोर है, ठीक है। तो यहां पे भी वही बात है। तो अगर लिखा हुआ है 1.5 और मैं आपको बोलूंगा इसका सीलिंग क्या है, 1.5 का सीलिंग होगा 2, 1.9 का भी सीलिंग क्या होगा 2 एंड 1.7 का सीलिंग क्या होगा 2, 1.2 का सीलिंग क्या होगा 2, 1.1 का सीलिंग क्या होगा 2। समझ में आ गई। 2.3 है, मैं बोलूं इसका फ्लोर क्या है तो आपने बोलना है 2।
अगर 2.3 है, मैं इसको बोलूंगा आपका इसके पास सीलिंग क्या है, तो आपने बोलना है 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज है। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू का फ्लोर देखना चाहता हूं, तो आप देखें मेरे पास आ गया है 1 2 3 4। ये जो इनके पास पहले इंटीजर वैल्यू लगी है, ये मेरे पास आ गई। क्यों? क्योंकि आप देखें पॉइंट से जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो क्या है, वही वैल्यूज है जो पॉइंट से पहले पड़ी है इंटीजर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं सीलिंग की, तो सीलिंग क्या होगी, इसकी होगी 2। क्यों? क्योंकि 1.2 है, 2 से ऊपर जाए 3 4 5 6, आखिरकार सीलिंग क्या हो जाएगी 2। छत क्या हो जाएगी 1 की, 1 के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके बाद छत क्या आती है, 2 ही आती है ना। इसी तरह यहाँ पे 2.5 है तो 3 हो गया, 3.8 है तो 4 हो गया, 4.1 है तब भी 5 हो जाएगा। लेकिन 4.1 का फ्लोर कितना होगा, 4। सही है, ये है फ्लोर, सीलिंग एंड राउंड। ये चीजें आपको पता होनी लाजमी। देखिए ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पाइथन में भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे NumPy के अंदर जब हम अपने कुछ तो कर रहे थे, वहां पे भी मैंने ये फ्लोर एंड सील पढ़ाया था। अभी मुझे याद नहीं है कहाँ पे पढ़ाया था, लेकिन किसी एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। परसेंटाइल एंड क्वांटाइल की बात करते हैं, तो वो कहता है कि परसेंटाइल टेल अस द वैल्यू बिलो विच अ गिवन परसेंटेज ऑफ द डेटा फॉल्स। जो हमें डेटा दिया जाता है उसमें से हम एक पॉइंट उठाते हैं और देखते हैं कि इतना इस पॉइंट के बराबर या इस पॉइंट से कम कितने बंदों का डेटा है। ठीक है, परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज, हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा के अंदर से हम एक पॉइंट उठाते हैं। ठीक है, और वहां से देखते हैं कि कितने बंदों का डेटा इसके बराबर है या इससे कम है, तो वो होता है हमारे पास परसेंटाइल। अब परसेंटाइल के जो है ना वो कुछ क्या कहते हैं, क्वांटाइल होते हैं। ये क्वांटाइल है ना, क्वांटाइल Q1 Q2 Q3। तो Q1 जो होता है वो होता है 25%, Q2 जो है वो होता है 50% एंड Q3 जो है वो होता है 75%। सही है, अब यहाँ पे हमने चेक करना है, और कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह काम करता है। ये मेरे पास एक मार्क्स की लिस्ट है और मैं पहला 25th परसेंटाइल देखना चाहता हूं, मतलब Q1 देखना चाहता हूं इस डेटा में से। क्या देखना चाहता हूं, Q1। फिर मैंने यहां पे लिखा np डॉट परसेंटाइल। क्या लिखा, np डॉट परसेंटाइल। और फिर मैंने बोला कि परसेंटाइल किसका निकालना है, मार्क्स वाली लिस्ट का। और फिर मैंने बोल दिया कि मेरे पास कितना परसेंटाइल निकालना है, 25 का परसेंटाइल जो है वो आपने निकालना है। मतलब कि 25 के हिसाब से आपने स्टूडेंट्स के जो है वो परसेंटाइल मतलब Q1 निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं यहाँ पे इन दोनों को जो है ना वो कमेंट आउट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। आप देखें मेरे पास 25 परसेंटाइल आया है और उसमें मेरे पास वैल्यू आई है 56.25। 56.25। अब आपको समझ आएगी कि मैं बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी लिस्ट है मेरे पास मार्क्स की, ये जितनी भी लिस्ट है मेरे पास मार्क्स की, इसमें 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 56 या उससे कम आए हैं। बाकी जो 75% स्टूडेंट हैं इस लिस्ट के अंदर, ये परसेंटेज की बात हो रही है, बाकी जो 75% स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स ज्यादा हैं 56 से। समझ में आया आपको? स्टूडेंट 25% स्टूडेंट इस अरे के अंदर ऐसे हैं, ये जो मेरे पास रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में से जो मेरे पास 56 वाला पॉइंट है, इससे कम सिर्फ 25% के बंदे हैं या 25 है। ऐसे नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूं, अभी बात सुने मेरी। ये जो मेरे पास 56 आया है, 56 मतलब ये है कि ये मेरे पास जो डेटा है टोटल 100% होता है। 100% में से 25% जो डेटा है वो 56 या 56 से कम है। बाकी 75% जो डेटा इस लिस्ट के अंदर है या इस अरे के अंदर है वो इससे ज्यादा है, 56 से ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका निकालता हूं 50 परसेंटाइल मतलब Q2, इसको मीडियन भी बोलते हैं, ये दरमियान होता है, पूरे डेटा का दरमियानी चीज होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये मेरे पास आया है 70। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो 50% मार्क्स हैं, जो 50% स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स
70 या 70 से कम है। बाकी जो मेरे पास 50% स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 70 से अबव हैं। समझ में आई है मेरी बात? मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो मेरे पास ऊपर मार्क्स का जो मेरे पास अरे है, इसके अंदर जितना भी अगर अरे है और उस रिकॉर्ड का हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके हिसाब से जो 50% जो मेरे पास स्टूडेंट हैं जिनके ये मार्क्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो क्या है 70% और 70 से कम है, 70 से कम है। ठीक है, 50% स्टूडेंट के। बाकी जो 50% स्टूडेंट है उनके मार्क्स 70 से अबव हैं, 70 नहीं 70 से अबव हैं। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 या 70 से कम है। इसी तरह अगर मैं 75% की बात करता हूं Q3 की, ठीक है, तो वो मेरे पास कितना है 85। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं, मेरे पास 75% स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स 85 या 85 से कम हैं। 75% मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 85 या 85 से कम है। बाकी जो मेरे पास 25% स्टूडेंट बच रहे हैं उनके मार्क्स 85 से ऊपर है। ठीक है, तो ये होते हैं परसेंटाइल। ठीक है, आप डेटा की परसेंटेज के हिसाब से चेक करते हैं कि कितना डेटा इसके बराबर है या इससे कम है। ठीक है, और इसी को अगर आप क्वांटाइल में देखते हैं तो वहां पे Q1 25 वाले को कहते हैं Q1, 50 वाले को कहते हैं Q2 एंड 75 वाले को कहते हैं क्या Q3। ठीक है, और ये जो 50% वाला है ना 50th परसेंटाइल, अगर आपसे पूछे कि क्या ये कोई मीडियन के बराबर है तो आप बोले हाँ ये मीडियन के बराबर है। हमने मीडियन निकाला था आई थिंक इसी उसका। आप मीडियन देखें कहां है मीडियन कहां है हमारे पास, मीडियन बिल्कुल ऊपर है ऊपर है यहाँ पे। ये देखिए मीडियन मेरे पास कितना आया था 70 आया था, और यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 50th परसेंटाइल का 70। समझ में आ रही है बात? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं कि कोरिलेशन क्या होता है एंड कोवेरियंस आपके पास क्या होता है। पहले आप देख ले, ये मेरे पास दो अरे है, एक मेरे पास x है और एक मेरे पास y है। इनके दरमियान रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप। और को रिलेशनशिप के अंदर तीन वैल्यूज होती हैं। यहां पे पहले मैं आपको बता देता हूं, को रिलेशनशिप के अंदर तीन वैल्यूज होती हैं। अगर को रिलेशनशिप की जब आंसर आता है और वो आंसर पॉजिटिव में हो, ठीक है, और आप याद रखें कि 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम ही होगा। अगर को रिलेशन का आंसर 1 या 1 के करीब करीब है तो इसका मतलब क्या है कि जो दो अरे हैं उनका रिलेशन आपस में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, ये होता है पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, मतलब दोनों के दरमियान अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, मतलब अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी उसके साथ ऊपर जाता है, अगर एक नीचे जाता है तो दूसरा भी उसके साथ नीचे जाता है। ठीक है, अगर आंसर आ रहा है -1 के हिसाब से, मतलब कि -0 पॉइंट समथिंग, -1 आ रहा है, -0.9 आ रहा है, -0.8, -0.1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव रिलेशन है इसके दरमियान, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है तो जो पहले वाला है वो कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरा चीज कम हो रही है। हाँ, अगर आपके पास आंसर आ रहा है 0 तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एंड जो दूसरी हमारे पास है ना कोवेरियंस, कोवेरियंस क्या करता है कि वहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, जस्ट वो ये बता देता है कि ये पॉजिटिव है एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ नेगेटिव है, जस्ट इतना बता देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये चीज कॉपी की है ना, अब यहाँ पे देखिए एक मेरे पास है x एंड एक मेरे पास है y। ठीक है, ये दो मेरे पास अरे हैं। अगर आप देखें ना यहाँ पे x बड़ा है, x की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू हुई है 2 तो y की वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ पे x की वैल्यू हुई है 3 तो y की वैल्यू देखो फिर इंक्रीज हुई है। जैसे जैसे x एक स्टेप ले रहा है y उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको चेक करना है कि इन दोनों के दरमियान कितना है, तो आप ये वाली चीज आपको मतलब कोई भी दो अरे है ना, आपको चेक करने का दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है या कितना है। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है कोरिलेशन की, ठीक है, तो आप लिखें np.co, किधर गया
np, यार एक तो ये चीज आ जाती है, np डॉट को एंड कोरिलेशन एंड जो भी है इसका आपने नाम, फंक्शन का नाम आप देख लें, इसका मैं क्या बोलूं, आप किधर गया, एक तो मेरे सामने यह चीज आ जाती है, CORRCOEF, ठीक है, ये इसका जो है वो फंक्शन का नेम है, आप इसको यूज करें एंड जो है आप इसके अंदर क्या लिखना है, x एंड y, ठीक है, आपके पास जो भी अरे है आप उस दो अरे लिखें आप इसके अंदर, एंड यहाँ पे ये आपको क्या बता देगा कि इन दोनों के दरमियान को रिलेशन जो है वो कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम इन्होंने यहीं पे, हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोरिलेशन का थोड़ा सा वर्ड इन्होंने पहले लिखा हुआ है, एक मिनट, ये कोरिलेशन का थोड़ा सा वर्ड इन्होंने पहले लिखा हुआ है एंड कोएफिशिएंट का वर्ड जो है थोड़ा सा इन्होंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका पूरा नाम है फंक्शन का, एंड यहाँ पे ये आपको बताएगा कि इन दोनों के दरमियान कितना रिलेशनशिप है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो पहले वाली वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 1 1 है, कितनी है, 1 1 है, दोनों के हिसाब से हमारे पास जो रिलेशनशिप की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 1 1। तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि ये लगभग जो है वो क्या है आपके पास, इनका जो रिलेशनशिप है x का और y का, वो आपके पास बिल्कुल जो है वो क्या है, पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे कोवेरियंस जो है, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू दे रहे हैं 2.5 5 5 एंड 10, मतलब कि ये जो है ना, हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कोवेरियंस जो है वो किस टाइप की वैल्यूज दे रहे हैं। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये कोवेरियंस का, ये तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट देता था, तो जस्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, क्लाउड एआई पे चले जाते हैं, ठीक है, नहीं क्लाउड नहीं, चैट जीपीटी, वहाँ पे हम बगैर लॉग इन के देख सकते हैं, ठीक है। हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि कोवेरियंस तो वैसे जो है वो हमारे पास जस्ट नॉर्मल सी चीज है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सही है। इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, फिलहाल या काम नहीं कर रहा, चले इसको फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने जस्ट ये चेक कर लेना है कि कोवेरियंस जो है वैसे वो सिर्फ इतना बता देता है कि दोनों के दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे वो बकायदा यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहा है, एंड इन वैल्यूज का फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर इसका जो है ना वो क्या तरीकेकार है या क्या इसका मसला है, ठीक है। तो ये था हमारा आज के ट्यूटोरियल, जिसमें अंदर हमने देखा कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस किस तरह यूज कर सकते हैं नमपाई के ऊपर, एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस किस तरह यूज कर सकते हैं नमपाई के ऊपर, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल को आपने भरपूर प्रैक्टिस करना है, ये फाइल जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।